बहुत सारे सेलिब्रिटीज का मैंने देखा है सिग्नेचर नेम चेंज करते हैं, सच में इससे फर्क पड़ता है सर? अब अगर हम सिग्नेचर को चेंज करते हैं तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी छवि को चेंज कर रहे हैं। स्कूल में हम पढ़ते थे तो सबको एक ही तरह से लिखना सिखाया गया, बिल्कुल। लेकिन एक एज के बाद में सबकी हैंडराइटिंग अलग अलग हो जाती है। यस, तो हैंडराइटिंग के बेसिस पे हम किसी को स्टडी कर सकते हैं? मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, कभी भी वास्तु हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, हीलिंग्स हो गई, ये कभी किसी से फ्री में ना ले। लोगो डिजाइन और न्यूमरोलॉजी का क्या कनेक्शन है सर? मेजरली देखा गया है कि जो बिल्डिंगों में फ्लैट्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ वास्तु दोष होते हैं। Correct. अब उसको फोड़ करना तो पॉसिबल नहीं होता है, स्ट्रक्चर वो करना, तो हम उसमें बहुत ही सिंपल रेमेडीज बताते हैं। महाराष्ट्र में एक घटना घट गई जी। एक लड़के ने बहुत सारी लड़कियों के साथ में फोटो खींच के और फिर उनको ब्लैकमेल किया। बिल्कुल जी। बोलते ना, ब्लास्ट हुआ, सबको बाहर आ गया तो लोगों को पता चला, लेकिन करीब 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ में उसने ऐसा काम किया था। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ कि आप जिस चीज में क्रिएटिव हो उसमें आप बेस्ट कर रहे हो और उसकी दुनिया को जरूरत भी है और दुनिया आपको उसके लिए पे भी कर रही है। ये जब चारों चीजें मिलती है तो वो आपको फिर एक पर्पस है। हेलो एवरीवन, नमस्कार, मैं हूं नेहा मिश्रा। आज हमारे पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं श्री प्रकाश जालुका, जो एक अवार्ड विनिंग ग्राफोलॉजिस्ट, न्यूमरोलॉजिस्ट और लाइफ कोच है। ये हैंडराइटिंग और नंबर्स के माध्यम से लोगों की पर्सनालिटी, सक्सेस पैटर्न और वेल्थ पोटेंशियल को समझने में मदद करते हैं। साथ ही न्यूमरोलॉजी कंसल्टेंसी, सिग्नेचर डिज़ाइन, लोगो डिज़ाइन और वास्तु जैसी बहुत सारी सेवाएं ये प्रदान करते हैं। इनकी सबसे बड़ी खासियत है ऑथेंटिक गाइडेंस और आसान प्रैक्टिकल रेमेडीज, जो लोग अपने डे टू डे लाइफ में आसानी से अपना सकते हैं। अपने जीवन की चुनौतियों को पार करते हुए उन्होंने जो भी नॉलेज और एक्सपीरियंस गेन किया है, आज उसी के थ्रू ये हज़ारों लोगों की मदद कर रहे हैं। तो आइए स्वागत करते हैं श्री प्रकाश जालुका जी का। नमस्कार सर, वेलकम टू द पॉडकास्ट। नमस्ते, थैंक यू। नमस्ते सर, एंड आई एम वेरी क्यूरियस। एक बहुत सारी लंबी सी लिस्ट है क्वेश्चन की मेरे पास, बहुत सारे सवाल हैं और शुरू करूंगी मैं वेरी फर्स्ट क्वेश्चन से। न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, लाइफ कोच, कैसे की सर आपने ये सारी शुरुआत? कैसे हुई सबकी शुरुआत सर? देखिए नेहा जी, ऐसा है कि मैं जब कॉर्पोरेट में जॉब किया करता था जी, तो मुझे आदमियों को जानने की एक क्यूरियोसिटी रहती थी। और आपको मालूम है, किसी भी चीज़ की जो शुरुआत होती है वो एक क्यूरियोसिटी होती है। बिल्कुल। इस संसार का जो पूरी शुरुआत हुई है वो क्यूरियोसिटी से हुई है। तो जब क्यूरियोसिटी होती थी फिर मैं लोगों से मिलता था तो उनकी हैंडराइटिंग देखता था, और उस समय तो इतना डिजिटलाइजेशन था नहीं, तो मेरे पास बहुत सारे चेक्स वगैरह आते थे, ऑर्डर फॉर्म्स आते थे, तो सब लोगों की सिग्नेचर वो सब देखता था। तो हमेशा एक क्यूरियोसिटी रहती थी। और फिर मैंने जाना कि ग्राफोलॉजी नाम की एक साइंस है जिसमें ये सब चीज़ें, तो मैंने उसको डीपली स्टडी करना शुरू किया, लोगों के बिहेवियर पैटर्न को समझना शुरू किया। और जब ये करते करते फिर मुझे न्यूमरोलॉजी के बारे में पता चला तो मैंने न्यूमरोलॉजी भी की, और बहुत सारी साइंस जैसे एनएलपी और हीलिंग्स, ये सारी चीज़ें सीखनी शुरू की। मेरा उद्देश्य ये है कि ताकि मैं लोगों को अच्छे से जान सकूं और उनकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर सकूं, उनकी लाइफ को बेटर कर सकूं। मेरा अगला क्वेश्चन आपसे ये है सर, एक हैंडराइटिंग के बेसिस पे हम किसी को स्टडी कर सकते हैं और सचमुच से उसका फ्यूचर हम प्रेडिक्ट कर सकते हैं, या एक गाइडेंस उससे मिल सकती है सर एक हैंडराइटिंग के बेसिस पे? यस, एक्चुअली हैंड राइटिंग जो है ना, दो वी राइट थ्रू हैंड, बट इसको ब्रेन राइटिंग कहते हैं, क्योंकि ये आपका जो है ना न्यूरो मस्कुलर आउटपुट है। यानी आपके जो भी आप लिखते हो वो सबसे पहले आप ब्रेन में सोचते हो। राइट। तो वो जो आपका जो सबकॉन्शियस पैटर्न्स हैं, वो सारे सबकॉन्शियस पैटर्न थ्रू हैंड आप लिखते हो। इसलिए आपने देखा होगा जब स्कूल में हम पढ़ते थे तो सबको एक ही तरह से लिखना सिखाया गया, बिल्कुल। लेकिन एक एज के बाद में सबकी हैंडराइटिंग अलग अलग हो जाती है। यस, क्यों? क्योंकि सबका थॉट प्रोसेस अलग है, करेक्ट। सबकी प्रोग्रामिंग अलग है, सबके न्यूरो पैटर्न्स अलग हैं, तो उसी हिसाब से सबकी हैंडराइटिंग भी अलग होती है, और हम उसको स्टडी करके उनके पैटर्न्स को समझते हैं। सर मुझे ये पूछना था, आपका कॉर्पोरेट जॉब था तो उसके साथ अपने इस प्रोफेशन कह सकते हैं या पैशन को आपने कैसे मतलब फॉलो किया, चेस किया, और कैसे बैलेंस कर रहे हैं आप इस सबको? देखिए, जब मैं कॉर्पोरेट में जॉब करता था तो तब उसको ऐसे कोई बोलते वो प्रोफेशन करके नहीं सोचा था। ये मुझे अच्छा लगता था
तो फिर As a मैंने hobby. इसको एज अ हॉबी इसको शुरू की, और फिर धीरे धीरे इसमें और इंटरेस्ट आता गया। तो फिर मैंने इनमें काफ़ी इन्वेस्टमेंट किया, टाइम, मनी, एनर्जी, सारी चीज़ें इसमें इन्वेस्ट की, और फिर मैं इसको एज अ हॉबी पहले कुछ सालों तक हॉबी, और जैसे मेरे जो कलीग्स हैं, मैं हमारे जो क्लाइंट्स होते थे, उनके साथ में इसकी प्रैक्टिस भी करते रहा। मतलब सर आप कभी कभी फ्री ऑफ कॉस्ट, आप कह सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट भी आपको करना पड़ा था ये सारा कुछ, या कम फीस में, जैसा आपने कहा आपने शुरू में एज अ हॉबी आपने स्टार्ट किया था हाँ, तो। देखिए इनिशियली वो बोलते हैं ना लर्निंग फेज होता है, जी। तो मेरे लिए भी वो लर्निंग फेज था। और क्योंकि जैसे इनिशियली इसको कभी प्रोफेशन बनाने की तो सोची ही नहीं थी, तो मैं तो अपने फ्रेंड्स, कलीग्स, उनके साथ में इसकी प्रैक्टिस करता था। तो पैसे लेना या बहुत ज़्यादा फीस वगैरह मांगना, ये सारी चीज़ें तो कभी इतनी ज़्यादा सोची नहीं थी। लेकिन हुआ ये कि बाद में जब मेरे टीचर, जो मेरे गुरु हैं, मेरे मेंटोर हैं, जब उनको पता चला कि मैं लोगों को फ्री में गाइड कर रहा हूँ, तो एक दिन उन्होंने मुझे बहुत ही प्यारी सी डांट पिला दी अच्छा। कि बेटा, यह एक साइंस है और डिवाइन साइंस है, तो आपको इसको लोगों को ऐसे फ्री में नहीं बांटना है। तब फिर मैंने इसकी फीस चार्ज करनी शुरू की। और सर मुझे ये भी पूछना था कि सिग्नेचर से आप कैसे फ़र्क पड़ता है, सच में कुछ डिफरेंस लाता है ये लाइफ में? क्योंकि बहुत सारे सेलिब्रिटीज़ का मैंने देखा है सिग्नेचर नेम चेंज करते हैं, एंड अगेन बहुत सारी ऐसी रेमेडीज, सच में इससे फ़र्क पड़ता है सर? देखिए, सिग्नेचर जो है ना, वो आपने कॉन्शियसली डिज़ाइन किया हुआ होता है। Right. और नॉर्मली हम जब 10th में होते हैं ना, उसके आसपास हम सिग्नेचर डिज़ाइन करते हैं। पहला वो आईडी हाँ। कार्ड वगैरह पे हम लोग साइन करते हैं। हाँ, तो हम किसी की सिग्नेचर को देख के उस पर इंस्पायर्ड रहते हैं। Yes. मोस्टली पेरेंट्स की या किसी अंकल की या किसी टीचर की, तो हम उनसे इंस्पायर होकर हम कॉपी करते हैं। लेकिन उसके बाद में क्या होता है, वही हमारी एक छवि बन जाती है, जी। इमेज, सेल्फ इमेज बन जाती है। अब ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उस छवि को लेके चल रहे हैं, तो हम उसी के हिसाब से फिर बिहेवियर करते हैं और वो हमारे पैटर्न्स बन जाते हैं। अब अगर हम सिग्नेचर को चेंज करते हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हमारी छवि को चेंज कर रहे हैं, हमारी सेल्फ इमेज को चेंज करते हैं। और जब हमारी सेल्फ इमेज चेंज हो जाती है, तो फिर हमारे बिहेवियर, हमारे जो पैटर्न्स है वो भी चेंज हो जाते हैं। जब आपके एक्शंस चेंज होंगे, तो फिर आपके रिजल्ट्स भी चेंज होंगे। बिल्कुल और वो आपने पॉजिटिव एक्शंस लेंगे तो पॉजिटिव रिजल्ट्स मिलेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर मुझे कुछ आप कोई ऐसा एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हो जहाँ पे आपको क्लाइंट्स को आपने ऐसा कुछ रेमेडी दिया हो ग्राफोलॉजी के बेसिस पे, और उसका काफ़ी अच्छा उन्होंने आपसे, या कोई भी किसी भी तरह का फीडबैक शेयर किया हो जो आपके लिए बहुत इम्प्रेसिव रहा, और आया आपके लिए, कहते हैं ना कि एक काइंड ऑफ बहुत बड़ा उसने उस चीज़ ने इम्पैक्ट दिया हो कि इस चीज़ को इस वे में भी मैं कहते हैं ना गाइडेंस में यूज़ कर सकता हूँ, या आप कह सकते हैं वेरी फर्स्ट आपका जो पॉजिटिव फीडबैक मिला था आपके कलीग से या आपके क्लाइंट से, ऐसा कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे सर? देखिए, मेरे पास बहुत बहुत सारी टेस्टिमोनियल्स हैं, एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड, क्योंकि इसमें सारा क्रेडिट जो जाता है वो साइंस को जाता है, जी। और मेरे टीचर्स, मेरे गुरु और गॉड को जाता है, बिकॉज करने वाले होते हैं, आई एम जस्ट एन इंस्ट्रूमेंट। बट जैसे इन साइंस के गाइडेंस के जरिए मैंने बहुत सारे लोगों में अच्छे रिजल्ट देखे हैं। एक तो मेरी बाद में वो स्टूडेंट्स भी बनी, काफ़ी साल पहले की बात है, कि हॉस्पिट करके जगह है कर्नाटका में। जी। तो वहाँ पे मेरी एक क्लाइंट बोल सकते हैं, स्टूडेंट्स बोल सकते हैं, उन्होंने उनके सिग्नेचर को प्रैक्टिस किया, और वो उनकी लाइफ में उन्होंने बहुत ग्रोथ किया। मेरे सोशल मीडिया पे उनका अच्छा। वीडियो टेस्टिमोनियल भी अवेलेबल है। ओके। तो कहने का मतलब है कि उनकी लाइफ में एकदम बोलते 180 डिग्री चेंज आ गया, जिसको कोई सम्मान नहीं मिल रहा था, आपस में जो लोग नहीं जान रहे थे, वही लेडी बाद में एक मैगजीन के फ्रंट पेज पे उनकी फोटो आती है, ओह और वो वाओ। अपनी समाज की प्रेसिडेंट बनती है। तो ये सारी चीज़ें, उनकी एक छोटी स्कूल थी, उस छोटी स्कूल से एक बड़ी स्कूल में मतलब बड़ी स्कूल उन्होंने ले ली होती है। तो जी। ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन उनके सिग्नेचर चेंज और न्यूमरोलॉजिकल चेंज से हुआ है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि लोगो डिज़ाइन और न्यूमरोलॉजी का क्या कनेक्शन है सर? सबसे पहले हमको समझना पड़ेगा, देखिए बिजनेस के लिए लोगो जो है ना, वो एक सिग्नेचर की तरह काम करता है। जैसे हम एज ए ह्यूमन हमारी सिग्नेचर है, उसी तरह से बिजनेस के लिए वो लोगो है। एक इमेज हम कहते हैं, हाँ, काइंड ऑफ फेस हम इमेजिन हाँ, करते हैं जब आप लोगों की आइडेंटिटी। बात करते हो। हाँ, तो वो आइडेंटिटी हो गई बिजनेस की। बिल्कुल। अभी क्या, बिजनेस की आइडेंटिटी
और जो ओनर है, बिजनेस को रन कर रहे हैं, उसकी आइडेंटिटी, वो दोनों वाइब्रेशंस अगर अलाइंड रहती है तो वो बहुत अच्छे से काम करता है बिजनेस। अगर वो एनर्जी अलाइन नहीं है तो फिर वहाँ पे मतलब ना प्रॉब्लम आती डिस्ट्रैक्शंस है या डिस्टर्बेंस ऑब्स्टेकल्स आएंगे, होते हैं ऑब्स्टेकल्स होंगे। तो ये सारी चीजें हैं। तो अभी हम क्या करते हैं, हम उसमें न्यूमरोलॉजिकली और दूसरी और भी मोडालिटीज हैं, उन सबको मिक्स करते हैं। कोई भी लोगों में देखो आपको 3 चीजें तो कॉमन मिलेगी, कलर, शेप जो भी है, और उसके अंदर कोई ना कोई सिंबल्स रहते हैं। करेक्ट। तो ये जो चीजें होती हैं, ये अगर आपकी अलाइन करके हम आपके लोगों में डालते हैं तो आपके बिजनेस में ग्रोथ के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। सर वास्तु सर्विसेज में आप किस तरह से गाइडेंस देते हैं? देखिए, वास्तु जो है ना, वो है क्या एक्चुअली, पहले वो उसकी चीज को थोड़ा सा मेरा हम वही समझ क्वेश्चन लेते हैं। था सर। कि वैसे तो बहुत सारी चीजें हैं, बहुत डीप साइंस है, लेकिन जैसे हम बोलते हैं ना, पंच तत्व, 5 एलिमेंट्स, उनका बैलेंस, उसके साथ साथ आपका दिशाओं का बैलेंस, जी। ये जो चीज है यही वास्तु है। तो हम क्या करते हैं वास्तु में, अभी पहले जैसा तो रहा नहीं कि लोग हर आदमी अपना प्लॉट लेके और वो बनाए। आजकल तो बिल्डिंग्स में फ्लैट्स होते हैं जो ऑलरेडी बने हुए एक स्ट्रक्चर में रहते हैं। अब उसमें अगर वास्तु के हिसाब से वो हैं, मेजरली देखा गया है कि जो बिल्डिंगों में फ्लैट्स होते हैं उनमें कुछ ना कुछ वास्तु दोष होते हैं। अब उसको फोड़ करना तो पॉसिबल नहीं होता है, स्ट्रक्चर वो करना। तो हम उसमें बहुत ही सिंपल सिंपल रेमेडीज बताते हैं और उनको वास्तु दोष से उसको करेक्शन करते हैं। सर मतलब आज के डेट में आप देखोगे सब सिटीज़ में ही एज यू सेड बिल्डिंग्स ही बन रहे हैं, बिल्डिंग कॉन्सेप्ट है, और बहुत सारे लोग एक बार जब फाइनल कर लेते हैं, खरीद लेते हैं घर, तो वो अपना घर का फ्लोर भी काफ़ी टाइम इंटीरियर आर्किटेक्ट और साथ में वास्तु स्पेशलिस्ट को भी दिखाते हैं। तो उसमें अगर आप एक ऐसे घर में, ऐसे फ्लैट में अगर आप जाते हैं तो क्या रेमेडीज उसमें हम कर सकते हैं? मतलब एक बार दीवारें खड़ी हो गई, फ्लोर बन चुका है, तो फिर उसमें कुछ आप रेमेडीज कर सकते हैं जैसे? हाँ देखिए, हाँ। मैंने कहा ना कि बहुत सी सिंपल चीज़ होती है। हम जैसे कुछ इमेजेस वगैरह हैं उनको पर्टिकुलर एरिया में लगाने के लिए बोल सकते हैं। जी। कुछ एनर्जीज होती हैं तो उनके लिए जैसे पिरामिड्स या उस तरह के कुछ इंस्ट्रूमेंट्स वगैरह होते हैं वो लगाने के लिए बोल सकते हैं। और कुछ चीज़ें होती हैं जो प्लेसमेंट्स के जरिए भी ठीक की जा सकती है। तो हम उनको, अगर समझो कोई रॉन्ग प्लेसमेंट्स हैं जी। तो उनको भी हम ठीक करने को बोल सकते हैं। कुछ चीज़ें देखिए, वास्तु में घर में कलर्स भी बहुत अपने आप में मायने रखते हैं। आपने गलत एरिया में अगर गलत कलर कर दिया, फॉर एग्जाम्पल जैसे अगर आपका नॉर्थ का डायरेक्शन है जी। तो नॉर्थ का डायरेक्शन वो वाटर का डायरेक्शन है एलिमेंट वाइज। यस। तो वाटर का कलर कौन सा होता है? वो तो कलरलेस है सर। कलरलेस है। लेकिन हम, यस। अगर हम सबकॉन्शियस हमारा किस चीज को मानता है, ब्लू, ब्लू। यस, ये इस ब्लू तरह या की वाइट चीजें बोल होती सकते है। ब्लू। कलरलेस तो हम दीवार को बना नहीं सकते हैं, है ना, है ना। नॉर्थ के एरिया में अगर ब्लू कलर है तो इट्स ओके, लाइट ब्लू कलर। जी। लेकिन अगर गलती से फायर का कलर कौन सा है? रेड, येलो। रेड, येलो, है ना। तो इस तरह के कलर आपने गलती से अगर नॉर्थ में कर दिए तो क्या होगा? पूरी दिशा के हिसाब से अपोजिट ही हो जाएगा। हाँ, तो ये जो चीज होगी उनको आप कलर को भी, एलिमेंट का एक तरह से छेड़छाड़ करें ऐसे बोल सकते हैं। हाँ। तो कई बार क्या होता है कि वास्तु कंप्लायंस घर बनाने के बाद में अगर कलर भी आपने गलत कर दिए है तो भी आपको चैलेंजेस तो आ ये सकते हैं। प्रॉब्लम। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आपको एलिमेंट्स का बड़ा ध्यान रखना होता है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे है सर कि आज की डेट में आप देखेंगे तो लोग अकल्ट एनर्जी से बहुत ज़्यादा कहते हैं ना आकर्षित होते हैं, बहुत ज़्यादा उनको उस चीज़ में इंटरेस्ट आता है। ये थोड़ा सा मेरा डिफरेंट क्वेश्चन है हमारी जो मेन सब्जेक्ट है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे सर? देखिए क्या होता है, आदमी है ना आज की तारीख में लॉजिकल बहुत ज्यादा हो गया। तो वो बहुत ज्यादा लॉजिकल होने की वजह से उन्होंने बहुत सारी चीजें करी, जी। पैसे बनाए, वो सारी चीजें बनाए, फिर भी कहीं ना कहीं उनको सेटिस्फैक्शन नहीं था, नहीं हो रहा है। कहीं फैमिली में रिलेशन टूट रहे हैं, कई चीजें हो रही है, कई लोगों को जी। हेल्थ का इश्यूज हो रहे हैं, बहुत पैसे बना रहे हैं लेकिन स्ट्रेस इतना है और हेल्थ इश्यूज हो रहे हैं। तो इन सब से बचने के लिए कहीं ना कहीं आदमी को स्पिरिचुअलिटी, अध्यात्म, और उसके साथ साथ फिर ऑकल्ट, क्योंकि Yes. ऑकल्ट स्पिरिचुअलिटी से अलग नहीं रहा कोई जमाने में। अब आजकल तो ठीक है, बहुत सारे अलग तरीके की प्रैक्टिस भी करते हैं लोग, बट हम उस तरफ नहीं जाएंगे। कि मैं ये मानता हूं कि अगर मेरा इनर कोर, अगर मेरी इनर कोर से मैं अलाइंड हूं तो मुझे सेटिस्फैक्शन मिलेगा। अगर मैं इनर कोर से अलाइन नहीं हूं तो फिर क्या होगा, तो फिर वो कहीं ना कहीं हमारे अंदर
एक बोलते हैं ना कॉन्फ्लिक्ट चलेगा, एक भटकाव देते रहेगा। भटकाव रहेगा, कॉन्फ्लिक्ट रहेगा, और वो कॉन्फ्लिक्ट ही फिर स्ट्रेस क्रिएट करेगा और उसकी वजह से बहुत सारी तकलीफ होती है। तो आजकल क्या लोगों को सेल्फ को जानने की थोड़ी ज़्यादा क्यूरियोसिटी है। यस, आजकल बहुत सारे लोग आप देखेंगे सर, जैसे मेडिटेशन के लिए बहुत सारी, अब गुरुओं के यहाँ पे आप देखोगे लाइन बहुत ज़्यादा बढ़ने हाँ। लगी है। एज यू सेड, अर्निंग्स बहुत ज़्यादा हो गई है, कॉस्ट ऑफ स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बहुत बढ़ गई है लोगों की, लेकिन एक पीस नहीं रहा है, मेंटल नहीं पीस लोगों के पास नहीं रह गया है सर। ट्रू। तो वो पाने के लिए आदमी को इन सब चीज़ों की हेल्प, इन सब चीज़ों से हेल्प मिलती है। अभी जैसे न्यूमरोलॉजी से तो आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेसेस मालूम पड़ जाती है, ग्राफोलॉजी से करते हो तो आपको अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस मालूम पड़ती है, आपका इनर थॉट प्रोसेस मालूम पड़ता है, तो आप उन सब चीज़ों को अलाइन कर सकते हो। तो कहीं ना कहीं वो आपको एक सेटिस्फैक्शन देगा, एक पीस देगा, और जब उसके साथ में जब आप ग्रोथ करते हो तो आपको फिर हेल्थ, रिलेशनशिप, करियर सब में बेनिफिट होते हैं। सर जैसे आप कॉर्पोरेट में ऑलरेडी आप जॉब कर चुके हैं, आप ऑलरेडी इसमें रहे, तो कभी ऐसा मौका आया है कि आपके कलीग्स ने आपको कहा हो कि हैंड राइटिंग के बेसिस पे कैंडिडेट को थोड़ा आप जज करो? काफ़ी सारे कॉर्पोरेट्स में आज भी वो कल्चर है कि एक हाँ, ग्राफोलॉजिस्ट स्पेशली ये सब डेफिनेटली। काम करते हैं। नेहा जी, ऐसा है कि मेरे बहुत सारे स्टूडेंट हैं जो बहुत सारी कंपनियों में एज एन एचआर प्रोफेशनल काम करते हैं या उनको सर्विस देते हैं। इवन मैंने भी शुरुआती दिनों में बहुत सारी कंपनियों में इस तरह की सर्विस प्रोवाइड करी थी, आज भी करता हूँ। लेकिन आज क्या है कि मेरा खुद का जो टाइम है वो उतना समय मेरे पास नहीं रहता कि मैं वो करूँ, लेकिन आज भी मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स ये कर रहे हैं। और देखिए, प्लेसमेंट्स में ग्राफोलॉजी का यूज आज से नहीं हो रहा है, काफ़ी सालों से हो रहा है, अभी ये पॉपुलर हो गया है। यस, होता क्या है कि जब इंटरव्यू के लिए एक आदमी आपके पास आता है ना, तो अपने आप को हमेशा बेस्ट प्रेजेंट करेगा करेक्ट। कि आई एम सो एंड सो, आई एम ऑनेस्ट, आई एम हार्ड वर्किंग, आई एम सो। बट एक्चुअली में वो कितना है वो आपको नहीं पता चलेगा। लेकिन अगर आप उसके हैंडराइटिंग सैंपल को एनालिसिस करते हो तो आपको पता चलेगा कि वो आदमी कितना सच बोल रहा है, कितना झूठ बोल रहा है, कितना कितने हार्ड पानी वर्किंग में है, कितना आराम पसंद है, यस, और क्या उसकी स्ट्रेंथ है, क्या उसकी वीकनेसेस है। तो दोनों चीज़ों में हेल्प कर सकता है। एक तो आपको उसको एज ए ऑनेस्ट, मतलब एज ए ऑनेस्ट कैंडिडेट आप उसको चेक कर सकते हो। दूसरी चीज जो है, आप उसकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आप उसको रोल दे सकते हो। करेक्ट। तो वो सारी चीजें आप देखेंगे कि ग्राफोलॉजी के जरिए किया जा सकता है। सर मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे ये है कि एनर्जी एक्सचेंज क्या होता है? ये हमने आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। बहुत सुना है सर इसके बारे में, पर देखिए क्या होता है, जब भी आप कोई भी साइंस सीखते हो, जैसे ग्राफोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, रेकी, मतलब ये सब चीजें मैंने सीखी, प्राणिक हीलिंग, बहुत सारी मोडालिटीज हमने सीखी है। तो ये जब सीखी है ना हमने, तो जिन गुरुओं से हमने सीखी है उन्होंने अपनी एनर्जी हम पे डाली है, और हमने उस एनर्जी को लेने के लिए कुछ इन्वेस्टमेंट्स किया है, टाइम, मनी, एनर्जी, मतलब पैसा। और उसके साथ साथ ये सारी चीज़ें जब हमने डाली है और सीखी है, अब जब हम उसको किसी को हेल्प कर रहे हैं, किसी को गाइड कर रहे हैं, तो उनका भी फर्ज होता है कि वो उसके बदले में कुछ ना कुछ एनर्जी हमको दे, बिकॉज ये एनर्जी का चक्र है, इसमें हमेशा बैलेंस होना चाहिए। मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा, कभी भी वास्तु हो गया, न्यूमरोलॉजी हो गया, हीलिंग्स हो गई, ये कभी किसी से फ्री में ना लें। ओके, ऐसा क्यों सर? अगेन वही है, एनर्जी। एज यू सेड हाँ, कि आप ये अगर कुछ एनर्जी दे रहे हो एक्सचेंज तो नहीं हुई। एक्सचेंज होना ही चाहिए, दैट इज हाँ, मस्ट। तो जब ये हाँ, अगर एनर्जी एक्सचेंज होती है तो ही उसके रिजल्ट्स आपको अच्छे मिलते हैं। अच्छा, ओके। हाँ। सो ये एक बहुत बड़ी बात मुझे जानने मिली, क्योंकि मेरे कुछ फ्रेंड्स ने हाल ही में सीखा है, वास्तु कंसल्टेशन उन्होंने स्टार्ट किया है, और जैसे आपने कहा था शुरुआती दिन रहती है तो अपने कलीग्स, फ्रेंड्स के थ्रू ही हम लोग एक ये करते हैं। तो मुझे तो एक दो ऐसे मिले भी है अपॉर्चुनिटी, हाँ, तो मतलब मुझे उन्हें कुछ ना कुछ ट्रीट देनी पड़ेगी कुछ ना इसके कुछ, लिए। बिल्कुल बिल्कुल। आप उनको, इवन मेरे एक मेंटोर तो कहते हैं कि आप अपने अगर बच्चे को भी, जी, अपने बेटे को या बेटी को, अपने बच्चे को भी अगर गाइड कर रहे हो तो उनसे भी कुछ ना कुछ एनर्जी एक्सचेंज लेना जरूरी है। जी। तो आज भी मैं अगर अपने, अभी तो बड़े हो गए, वो छोटे भी थे, तो भी अगर मैं उनसे, उनको कुछ गाइड करता था या उनको कुछ हेल्प करता था, तो उनसे बदले में कुछ ना कुछ काम करवा के ले लेता था कि भाई ये काम आप मेरे लिए कर दो। रीजन ये था जो हाँ, आपने तो कहा, दैट वाज एक्सचेंज वाला। दिस वाज द रीजन कि एनर्जी एक्सचेंज। सर तो ये आज के यूथ को आप क्या एक काइंड ऑफ, मैं बोल सकती हूँ, मैसेज देना चाहेंगे? आप ऐसे कह सकते हैं कि ये न्यूमरोलॉजी या ग्राफोलॉजी क्यों इंपॉर्टेंट है उनके लिए? आप
कुछ इसके लिए बताना चाहेंगे, क्योंकि हमारी यूथ को इस चीज़ के लिए टू बी ऑनेस्ट ज़्यादा पता नहीं। और न्यूमरोलॉजी शायद बहुत सारे लोग जानते होंगे, ग्राफोलॉजी सुनी सुनाई सी एक कहते हैं ना, बस कुछ एक वर्ड उनको पता है। तो क्या ये कितना ये ज़रूरी है आज की यूथ के लिए सर? देखिए, ग्राफोलॉजी जो है ना, वो आपके सबकॉन्शियस पैटर्न को समझने में हेल्प करेगा। जी। आपको आगे लाइफ में ग्रोथ करना है तो उसके हिसाब से आपको नए पैटर्न डेवलप करने के लिए हेल्प करेगा। और मैं यूथ को यही बोलता हूँ, चाहे न्यूमरोलॉजी हो, ग्राफोलॉजी हो, वास्तु हो और अदर साइंस जो भी हैं, इसको आपको ना एक अंधविश्वास की तरह नहीं लेना है। वास्तु को तो हाँ, मोस्टली हाँ। लोग कहते हैं, जो कि वास्तु इज अ साइंस देखा साइंस। जाए तो इट्स अ प्रॉपर साइंस। वास्तु शास्त्र बोला गया है, शास्त्र Yes. का मतलब ही साइंस होता Yes, है ना। sir. तो ये चीजें होती है। अब इसमें ना आपको, जैसे फॉर एग्जांपल हम आज कहीं भी आते जाते हैं, ट्रैवल करते हैं, जी। तो हम एक चीज यूज करते हैं, मैप। मैप, यस। मैप पहले तो नहीं था, नहीं। अब आज आ गया है, टेक्नोलॉजी है तो यूज करते हैं, हम मैप यूज करते हैं। तो मैप यूज करने के, हम मैप के जरिए नहीं जा रहे हैं, हम मैप यूज इसलिए कर रहे हैं कि हम आगे के हमारे रास्ते को प्लान कर लें। करेक्ट। अगर कहीं ट्रैफिक जाम है तो हमको कोई अल्टरनेट वे लेना है, या इस तरह की चीजें हमको करना है। तो मैं हमेशा यूथ को एक ही चीज बोलूंगा कि आप इसको अंधविश्वास की तरह न लें, आप इसको एक नेविगेटर की तरह लें, ताकि आप अपने एक्शंस को अलाइन कर सकें। बिकॉज आप ये सोचेंगे कि सिर्फ न्यूमरोलॉजी से या सिर्फ वास्तु कर लिया तो मेरी जिंदगी में बल्ले बल्ले हो जाएगी, तो ऐसा नहीं है। आपको अपने कर्म तो करने ही है, आपको अपनी मेहनत तो करनी ही है। उसके साथ में अगर ये चीज लोगे तो ये बोलते ना कि वैल्यू एडिशन हो गया। अब वैल्यू एडिशन आप अगर कर लेते हो तो आपकी लाइफ में आपके जो रिजल्ट है या आपकी प्रोग्रेस है, उसको एक बोलते ना, हम चलना तो टायर को है, लेकिन ग्रीस लगाने से वो थोड़ा सा स्मूथ हो जाता है, चलेगा। करेक्ट। तो आपकी लाइफ थोड़ी सी स्मूथ चलेगी। सर, आप सक्सेस और वेल्थ पोटेंशियल के बारे में लोगों को क्या कहना चाहेंगे सर? आज के डेट में क्या है सक्सेस, क्या है वेल्थ पोटेंशियल सर? देखिए, सक्सेस के जो है ना, इट्स अ वेरी सब्जेक्टिव मैटर। जी। हर आदमी के लिए अपना अपना एक अलग अलग सोच होता है सक्सेस को लेके। लेकिन जहां तक मैं सक्सेस समझता हूं कि ईश्वर ने आपको एक पर्पस देके भेजा है, अगर आप उस पर्पस के अलाइन में काम करते हो जी। तो आपको एक इनर सेटिस्फेक्शन भी मिलेगा, और उस एक स्ट्रेंथ भी दी है, ईश्वर ने आपको एक स्ट्रेंथ भी दी है। अब आप उस स्ट्रेंथ को यूज करो अपनी ग्रोथ के लिए, और साथ ही साथ उस स्ट्रेंथ को यूज करो आप लोगों को कंट्रीब्यूट करने के लिए। करेक्ट। अगर आप लोगों की लाइफ में कंट्रीब्यूट करते हो और खुद भी अपनी ग्रोथ के लिए काम करते हो, ये दोनों चीजें आप काम करते हो, तो वो आपको एक सक्सेस मिलती है ना। जैसे मेरे एक मेंटर वो हमेशा बोलते हैं कि लाइफ में सक्सेस मीन्स व्हाट, तो ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। आप अपनी पर्सनल ग्रोथ भी करें और साथ ही साथ आपको जो भी मिला है, ईश्वर ने जो भी दिया है, उससे आप लोगों की लाइफ में भी वैल्यू ऐड करें। सर, जैसे इसी बात को, इसी क्वेश्चन को मैं थोड़ा आगे बढ़ाते हुए अगर मैं पूछूं, जैसे कि फॉर एग्जांपल कोई है जो ही इज वेरी ब्रिलियंट इन स्टडीज, एट द सेम टाइम वेरी आर्टिस्टिक, तो एक तरफ उसका हॉबी आप पैशन बोल सकते हो, एक तरफ उसका करियर या उसका कहते हैं ज्ञान बोल सकते हो आप। तो इन दैट केस कैसे उसे अपने आप को आगे बढ़ाना चाहिए? वो दोनों चीज़ों में कह सकते हैं माहिर है। देखिए, ये जो चीज़ है ना, एज अ मैं, बिकॉज आई एम पेरेंटिंग कोच ऑल्सो, तो मेरे yes. पास ये क्वेश्चंस बहुत आता है और बहुत सारी चीज़ें कर रही है। अभी आज की तारीख में बोलते हैं ना, अपने पैशन को फॉलो करो, ये करो, जी। लेकिन ये ना बहुत हाइप चीज़ हो गई है। क्योंकि एक लेवल पे जाने के बाद में आपको बोलते हैं ना, पैसे की भी उतनी ही जरूरत पड़ती है, बिल्कुल, और उसके बिना तो काम उसके नहीं चल बिना सकता। काम नहीं चलता। तो मैं बहुत सारी चीज़ें करता, तो एक मेरे को कॉन्सेप्ट समझ में आया था, जो जापानीज कॉन्सेप्ट है इकिगाई। अगर आप उसको समझ लो तो वो बहुत अच्छी चीज़ है। उसमें एक चीज़ बोलते हैं कि आप जो भी करते हो उसमें आपको बढ़िया होना चाहिए। आपको अच्छा लग रहा है वो कोई जरूरी नहीं है, आपको अच्छा लगे, लेकिन साथ साथ आप उसमें अच्छा परफॉर्म भी करना चाहिए। अभी मुझे आपको क्रिकेट एक्सपर्ट बनना चाहिए उसमें। हाँ, अब मुझे क्रिकेट खेलना अच्छा है, लगता है, लेकिन मैं गली क्रिकेट से आगे नहीं बढ़ पाया, तो फिर बात वो नहीं होगी। तो आप उसमें एक्सपर्टीज भी करें, और उसके साथ साथ आप है ना, उसकी जरूरत भी होनी चाहिए दुनिया को। जैसे आपने कहा, एक कंट्रीब्यूशन सोसाइटी को भी मिलना चाहिए। सोसाइटी को कंट्रीब्यूशन भी मिलना चाहिए। चौथी चीज जो है वो ये कि लोग उसके लिए आपको पैसा भी देना चाहिए जी, है ना। तो ये सब चीजें जब मिला के तैयार होती है तो इकिगाई। आप इस कॉन्सेप्ट को अगर डिटेल में पढ़ेंगे, एक बुक भी है उसकी, इकिगाई नाम से, जी। बहुत बढ़िया किताब है वो।
तो अगर ये चारों चीज़ों का कॉम्बिनेशन हो कि आप जिस चीज़ में क्रिएटिव हो उसमें आप बेस्ट कर रहे हो और उसकी दुनिया को ज़रूरत भी है और दुनिया आपको उसके लिए पे भी कर रही है, ये जब चारों चीज़ें मिलती है तो वो आपको फिर एक पर्पस होता है। ये बहुत अच्छी बात है सर। ये हाँ। बहुत क्लियरिटी देता है, मेरे लिए बहुत हाँ। क्लियर आंसर था। हम्म। क्योंकि आज की डेट में ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि जो आर्टिस्टिक और क्रिएटिव लगे, स्पेशली अगर आप देख रहे हो इन्फ्लुएंसर्स बहुत ज़्यादा आ गए हैं सर, तो उनमें बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो अभी भी स्ट्रगल करते हैं, बीट्स ब्लॉगर, बीट्स इन्फ्लुएंसर की ज़्यादा से ज़्यादा कुछ अर्न कर पाए, पर हो नहीं पाता है। यस। तो रीजन उसके पास यही है ना कि वो अभी जैसे कि दूसरों को देख के आ गए हैं, बट वो उसमें कितना बेस्ट कर पा रहे हैं वो इम्पोर्टेंट है। देखिए ये जो दुनिया है ना, ये बिना कंपटीशन के तो चलने वाली नहीं है। बिल्कुल। मुझे बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कोई मुझसे बेहतर कर रहा है तो दुनिया तो उसी को ध्यान देगी ना। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि या तो मैं जो कर रहा हूँ उसमें हमेशा अपने आप को, मैं ये नहीं बोलता हूँ शुरू ही मत करो, लेकिन अपने आप को कंटिन्यूअस ग्रोथ करना चाहिए। दो और जैसा आपने कहा उसमें एक्सपर्ट बनने की हाँ, कोशिश और करो। इनिशियली आप जैसे मैंने कहा कि जैसे मैंने मेरे प्रोफेशन में काफी सालों तक मैं एज अ हॉबी करता रहा जी। और जब हॉबी करने के बाद में जब मुझे लोगों ने जब पैसे देने शुरू कर दिए, तब फिर मैंने एक डिसीजन लिया कि अब इसको हम एज अपना एक एज अ ऑक्यूपेशन या प्रोफेशन बनाते हैं। वेरी गुड। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप किस दौर में हो लाइफ के, एक काइंड ऑफ एनालिसिस आपको अपने एंड से करना होता है। यस। बट अगेन ये जैसे आपने कहा कि ग्राफोलॉजी और न्यूमरोलॉजी से इसका एक बहुत सटीक गाइडेंस भी मिल सकता है। ट्रू ट्रू, बिल्कुल। आपको अभी जैसे मैं 3 नंबर जी जो होता है जुपिटर का होता है, जी। तो मुझे हमेशा से लोगों ने ये बोला था कि सर आप गाइड बहुत अच्छा करते हो। जब मुझे न्यूमरोलॉजी नहीं आती थी तभी भी मेरे जैसे कलीग्स थे, मेरे सबऑर्डिनेट्स थे, बिकॉज आई वाज इन, बोलते सर आप गाइड बहुत अच्छा करते हो, आप कोई भी चीज़ बहुत आसानी से समझा देते हो। तो ये चीज़ें जब लोग जल्दी से समझ जाते हैं आपसे। तो ये जब होता था तो ठीक था। बाद में जब मैंने न्यूमरोलॉजी पढ़ा तो मुझे पता चला कि अच्छा मेरा 3 नंबर है और साथ ही साथ मेरे पास 5 नंबर भी है मेरी डेट में। तो जो कम्युनिकेशन का नंबर है, नॉलेज का नंबर है, तो मुझे लगा कि ये मेरी एक स्ट्रेंथ का एरिया है। और फिर मैंने इस पे और ज़्यादा काम किया और आज की तारीख में बहुत अच्छा कर रहे हैं। ये तो बहुत है सर। नंबर 1 के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि मेरा नंबर 1 है तो थोड़ा मैं क्यूरियस हो जाने के लिए। नंबर 1 तो नंबर 1 ही रहता है ना। देखिए Yes. नंबर 1 है, अगर उसको सही तरीके से यूज़ किया जाए तो वो बहुत अच्छा है, क्योंकि सूर्य का नंबर है जी। और आज आप दुनिया में देखोगे कि जितने बहुत सारे अमीर लोग हैं, बहुत सारे सक्सेसफुल लोग हैं, वो नंबर 1 वाले हैं। जैसे आप बिल गेट्स का नाम ले लेते हैं, धीरू भाई अंबानी का नाम ले लो, इंदिरा गांधी का नाम ले लो, ऐश्वर्या राय का नाम ले लो, ये सब 1 नंबर वाले लोग हैं जो अभी मुझे इंस्टेंट याद आ रहा है, लता मंगेशकर, है ना। लेकिन साथ ही साथ ये कि 1 नंबर वालों को कभी कभी एरोगेंस भी आ जाता है, बहुत गुस्सा भी आ जाता है। उस चीज को उनको थोड़ा सा सही Control तरीके करना से यूज चाहिए। करना चाहिए। बाकी 1 नंबर तो 1 नंबर ही है। सर मैं थोड़ा सा पीछे जाने चाहूंगी आपकी शुरुआती दिनों में। आपने क्या आपके लिए प्रेरणा थी कि मुझे, जैसा आपने अभी बताया कि आप लोगों को गाइड बहुत अच्छे से करते थे, तो आपको लगा कि जब आपने शुरू किया और आपको पता चला कि भाई बृहस्पति मेरा ये है और मुझे करना चाहिए नंबर, एज यू सेड 3 एंड 5 का जो कॉम्बो था। सो इसके अलावा कुछ ऐसी चीज़ें हुई आपने जो भी लाइफ में चैलेंजेस या संघर्ष किए, उस चीज़ों ने, उन सारी सिचुएशंस ने आपके ऊपर ऐसा कुछ इम्पैक्ट किया कि आपको लगा आप मुझे इसमें जाना चाहिए? कैसे शुरुआत हुई आपका इस बिल्कुल। चीज़ के लिए आप को लेकर? देखिए जो भी साइंसेस हैं, विद्याएं हैं जी। जो मैंने सीखी है, जो तो मेरा सबसे बेस्ट क्लाइंट बोल सकते हैं वो मैं ही हूँ। क्योंकि मैंने जो भी आज मैं गाइड करता हूँ या जो भी चीज़ें मैंने प्रैक्टिस करता हूँ, लोगों को गाइड करता हूँ, तो इन सारी विद्याओं का उपयोग मैंने सबसे पहले अपने आप पे किया। जैसे अब आप मेरे नाम में भी देखोगे तो मैंने एक लेटर कम कर रखा है ताकि वो अलाइन हो जाए। मेरी सिग्नेचर मैंने चेंज की, मेरी हैंडराइटिंग्स में मैंने बहुत सारे चेंज किए हैं। मेरे जो हैंडराइटिंग, जो मेरे ग्राफोलॉजी के मेंटर हैं जिनसे मैंने शुरुआत में सीखा था, उनको पता है, वो तो एग्जाम्पल देते हैं मेरा कि अभी क्योंकि हम दोनों हम उम्र हैं तो वो हमेशा वो मैं उनको सर बोलता, रिलेशन रहा मैं है। उनको सर बोलता हूँ, वो मुझको सर बोलते हैं। तो हमेशा एग्जाम्पल देते हैं कि सर ने
बोलते उन्होंने शुरुआती दिनों में जब वो सिखा रहे थे तो बोलते कुछ लोगों ने सीखा था लेकिन प्रैक्टिस नहीं किया, लेकिन बोलते सर ने अपनी लाइफ में उस चीज को इम्प्लीमेंट किया और उसी वजह से आज लोगों को अच्छे से गाइड भी कर पा रहे हैं। बिल्कुल। क्योंकि जब आप खुद यूज करते हो ना तो आपका जो विश्वास होता है ना उस चीज पे, उस विद्या पे, वो बहुत बढ़ जाता है। और जब वो विश्वास के साथ में आप किसी को विद्या देते हो, गाइड करते हो ना, तो सामने वाला भी उसको अच्छे से करता है और उसका रिजल्ट्स भी उसको अच्छा मिलता है। और सर मैंने ये मेरा एक पर्सनल ऑब्जर्वेशन रहा है, मेरी सिस्टर भी नंबर 3 है, वो भी एक एस्ट्रोलॉजी का रिसेंटली उसने स्टार्ट किया है, प्रैक्टिस कर रही है। मेरा ऐसा मानना है नंबर 3 एज यू सेड गुरु का नंबर है, तो आप लोग शायद बाय डिफॉल्ट इस चीज़ के लिए बॉर्न होते हो, ऐसा मेरा मानना है। आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी वगैरह से रिलेटेड स्टडी करना और उसमें अपना एक एक्सपर्टी बनाने का, ऐसा मैंने देखा है सर। बिल्कुल बिल्कुल। 3 नंबर जो है ना, देखिए 3 नंबर कहीं ना कहीं वो नॉलेज की तरफ जाएगा ही। अगर समझो एस्ट्रोलॉजी वगैरह में भी नहीं आएगा तो भी वो कहीं ना कहीं कोई टीचिंग फील्ड में, कोई गाइडिंग फील्ड में रहेंगे। अभी जैसे मेरे मेंटोर है जिनसे मैंने एनएलपी सीखा, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, जी। तो वो भी 3 नंबर वाले हैं। मेरे बहुत सारे जो टीचर्स हैं, गुरु, इवन आप देखोगे ना स्पिरिचुअलिटी में, यस। तो बहुत सारे जो स्पिरिचुअल गुरुज हैं, या तो उनके बर्थ नंबर में 3 है या तो उनके डेस्टिनी नंबर में 3 है। तो कई लोगों को आप देखेंगे कि 3 नंबर है। तो 3 नंबर कहीं ना कहीं आपको स्पिरिचुअलिटी, नॉलेज, गाइडेंस, काउंसलर, कम्युनिकेशन, इन तरफ लेके ही जाएंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सर मैं पूछना चाहूँगी आपसे कि जैसे डेट ऑफ बर्थ में फॉर एग्जांपल है 1st 10 एंड जो भी बर्थ ईयर, सो मतलब आपका मूलांक और एक कहते हैं ना एक और ये भाग्यांक। होता है, यस, वो सेम होता है या अगेन उसका कैलकुलेशन कैसा होता है सर? क्योंकि मैंने ऑनेस्टली 2-3 जगह पे उसका अलग अलग कैलकुलेशन देखा है, तो मैं थोड़ी कंफ्यूज हूँ उसको लेकर। मेरी सोशल मीडिया पे मैंने बहुत सारे वीडियो बना के रखे हुए हैं, लेकिन देखिए मूलांक मतलब आपकी डेट ऑफ बर्थ, जी। जिस दिन आप जन्म लिए हैं, जी। और भाग्यांक जो है आपकी डेट ऑफ बर्थ का टोटल। अभी मूलांक कैसे निकलते हैं कि जैसे आपकी डेट ऑफ बर्थ जो है वो अगर सिंगल डिजिट में है तो वही आपका मूलांक हो गया। जैसे 1 से लेकर अगर 9 तक है तो वो वही आपका मूलांक हो गया। जी। अगर डबल डिजिट में है तो उनको सिंगल डिजिट में करना है। फॉर एग्जाम्पल 10 है तो वो 1 हो जाएगा, हाँ। 14 है तो 5 हो 5। जाएगा, 28 है तो अगेन 1 हो जाएगा। करेक्ट। क्योंकि 28 है तो अभी देखो 10 होगा फिर 1 होगा। अब Yes. 29 है तो वो 11 होगा, फिर उसको 1 + 1 2, इस तरह से उसको सिंगल डिजिट में लाना है। जी। तो ये आपका मूलांक हो गया। जी। अब आपका डेट ऑफ बर्थ प्लस मंथ प्लस ईयर जो 4 डिजिट है, फॉर एग्जाम्पल अगर 1900 वाली सदी में हुआ है तो जी। 199 जो भी रहेगा, तो उसको अगर पूरा टोटल करते हैं और फिर उसको सिंगल डिजिट में लाते हैं तो फिर वो आ जाता है आपका भाग्यांक। ओके। जैसे अगर फॉर एग्जाम्पल अगर किसी की डेट ऑफ बर्थ है 30 मई 1973, तो अभी 30 है जो है वो उसको हम सिंगल डिजिट में करेंगे तो 3 हो गया। अभी 30 मई 1973 को अगर आप टोटल करेंगे तो ये आ जाएगा 28। तो फिर 8 + 2 10 और फिर 1, फिर अगेन 1। यस। तो नंबर 1 उसका तो वो भाग्यांक हो जाएगा। ओके। तो इस तरह से ये मूलांक और भाग्यांक कैलकुलेट करते हैं। सर थोड़ा सा मुझे आपके बारे में और ये जानना था कि आपने आपका जो है ये ज्ञान लेना कौन सी उम्र में शुरू किया था, और इसके लिए मतलब आपने जैसे ग्राफोलॉजी के लिए तो आपने बताया ऑलरेडी, आपने किसी के अंडर प्रॉपर इसकी कहते हैं ना काइंड ऑफ स्टडी की थी। इसके अलावा वास्तु और इसके लिए भी आपने मतलब टोटल आपने कितने साल से ये मेडिटेशन की है और ये स्टडी की है, ये शास्त्र के बारे में पूरा पढ़ाई की है सर? आपको देखिए कितना मुझे जब मैं जॉब करता था ना, जी। तो अराउंड 1998 के पास में कुछ लाइफ में ऐसी चीज़ें आई, फिर मुझे लगा कि कुछ चीज़ें सीखनी चाहिए। तो 1998 मतलब ऑलमोस्ट 30 इयर्स हो गए मुझे अलग अलग विद्याओं को सीखते हुए। उसमें बहुत सारी चीज़ें सीखी, और फिर जब न्यूमरोलॉजी को भी मैंने नॉर्मली ऐसे बुक से पढ़ना, जैसे आपने कहा बहुत अच्छा लगता था शुरुआती दिनों तो में। न्यूमरोलॉजी बुक्स पढ़ना ये वो। लेकिन फिर जब कोविड के टाइम पे समय मिला है ना, बहुत सारे लोगों को समय, उस समय हमारे पास बहुत सारे टाइम ही टाइम था, सबने अपना पैशन फॉलो किया है। तो मैंने कुछ रिसर्च करने शुरू की। फिर मैंने
कोविड के टाइम पे मैंने न्यूमरोलॉजी का भी कोर्स किया। अंकित बत्रा जी हैं, काफ़ी फेमस न्यूमरोलॉजिस्ट हैं, तो उनसे मैंने कनेक्ट हुआ और फिर मैंने वहाँ से न्यूमरोलॉजी सीखी। फिर उसके अलावा भी और भी बहुत सारी जगहों से मैंने सीखी, बट शुरुआती मेरे जो, जैसे मैं हमेशा बोलता हूँ, ग्राफोलॉजी भी मैंने कई लोगों से सीखी है, नेशनल इंटरनेशनल बहुत सारी बुक्स पढ़ी है, लेकिन प्रजेश सर है वो जिनसे मैंने शुरुआती मेरी ग्राफोलॉजी सीखी थी। उसी तरह से अंकित बत्रा सर है जिनसे मैंने शुरुआती मेरी न्यूमरोलॉजी सीखी। और आज मैं बहुत सारे अलग अलग जगह से प्रैक्टिस करता हूँ। मेरे एक फ्रेंड भी बोल सकते हैं, गाइड भी बोल सकते हैं, वो हमेशा मुझे गाइड करते हैं और उनसे भी मैंने न्यूमरोलॉजी इन डेप्थ सीखी है। उनका नाम है नवनीत सर जी। तो उनसे भी मैंने सीखी है। तो इन सब लोगों से मैंने सीखी है। और इसके अलावा भी मैं हमेशा बोलता हूँ, आई हैव मोर देन 100 मेंटर्स जिनसे मैंने लाइफ में अलग अलग विद्याएं सीखी हैं। वेरी नाइस सर। मैं इसी चीज़ पे, जैसे आपकी जर्नी मैंने सुनी और आप जैसे कहते हो ना, आप कोई भी चीज़ में अपनी एक एक्सपर्टी पहले लेकर आओ, उसे छोड़ो मत। वो पैशन है, आपका हॉबी है, या आपका कहते हैं ना स्पेशलिटी या टैलेंट है, कह सकते हैं। तो सर मुझे पूछना था कि अगर फॉर एग्जांपल, इतना हम जैसे जानते हैं, नंबर 1 है मतलब सूर्य रिप्रेजेंट करते हैं, 3 है तो गुरु रिप्रेजेंट करते हैं। आपने कभी ऐसे देखा है ग्राफोलॉजी या न्यूरोलॉजी के बेसिस पे कि एकदम एक्सेप्शन आई हो आपकी प्रिडिक्शन, कि नंबर 1 है पर बिल्कुल भी लीडरशिप क्वालिटी नहीं है? ऐसे कभी एक्सेप्शन आता है सर? नहीं, ऐसे पॉसिबल हो सकता है। देखो क्या होता है, देश काल परिस्थिति जो है ना, जी वो बहुत महत्वपूर्ण होती है। जी अभी मैं जहाँ जन्म लेता हूँ तो वहाँ का एक एनवायरनमेंट होता है। देखिए सीड है, ये जो आपको जो डेट ऑफ बर्थ मिली वो आपकी एक सीड है, जी वो कभी ना कभी निकलेगी बाहर, लेकिन वो सीड है। लेकिन उसको पूरी तरह से परिपक्व होने के लिए एक अच्छा एनवायरनमेंट मिलना, एक जी नर्चर करना उसको, वो भी बहुत जरूरी है। बिल्कुल। इसीलिए मैं पेरेंट्स को हमेशा गाइड करता हूँ। बीच में मैंने एक पेरेंटिंग के जो ये थे, मतलब हमारा एक कॉन्क्लेव था, उसमें मैंने पूरा प्रेजेंटेशन भी इसी पे दिया था। मेरा राइटअप भी आया है, दीप करके मैगजीन है उसके अंदर, जी कि बच्चों को आप उनके डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से नर्चर करें। अगर वो नहीं करेंगे तो फिर उनकी जो नेचुरल स्ट्रेंथ है वो दब जाएगी। जैसे अभी आपने बहुत अच्छा बोला कि किसी का 1 है, लेकिन मान उनको अगर हमेशा से बचपन से दबा दबा के ही अगर नर्चर किया है, तो फिर वो तो बड़ी क्वालिटी होने के बाहर बाद में शायद भी वो कभी बाहर आ नहीं ही ना निकाल पाए। पाएगी। करेक्ट तो करेक्ट। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, निकलेगी लेकिन इट विल टेक टाइम। एक सिंपल है कि एक बीज को मैंने ऐसे छोड़ दिया, वो नेचुरली कभी उगा, बारिश हो गई तो ठीक है, उसको सही जगह मिली तो ठीक है। एक होगा कि उसको मैं पर्पसली अच्छे से उसको नर्चर करूं, तो दोनों में फर्क होगा ना। बिल्कुल, उनकी ग्रोथ तो में वो बहुत चीज फर्क होगा। रहेगा। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि उसका नर्चर कैसे हुआ है, तो उसको बोलते हैं हम लोग देश काल परिस्थिति के हिसाब से भी उनका इम्पैक्ट आता है। सर आगे आने वाले 5 साल में आपका क्या प्लान है इस चीज़ से लेकर? कैसे आप देखते हैं इस चीज़ की दिशा? न्यूमरोलॉजी कितनी आगे तक जाने वाला है? देखिए न्यूमरोलॉजी और ग्राफोलॉजी या या इस तरह मतलब की जो साइंस हैं, जी जिस तरह से अभी आज की तारीख में लोगों में बहुत सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं, जैसे स्ट्रेस बढ़ रहा है, बहुत सारे चैलेंजेस उनकी लाइफ में आ रहे हैं। अभी आपने देखा होगा बहुत सारी कंपनियों में ले ऑफ्स बढ़ गए। यस, बहुत ज़्यादा। तो ये सारी चीज़ें कहीं ना कहीं लोगों को स्ट्रेस देगी, या उनको तकलीफ ये भी हो सकती है कि एक कोई बोलते हैं ना अल्टरनेट सोर्स ऑफ इनकम क्रिएट करें या इस तरह। तो बहुत सारे लोग इस तरह की चीज़ें सीखेंगे, बहुत सारे लोग हैं जो इस तरह की चीज़ अपनी लाइफ में लाके उसको बेटर करेंगे। तो मेरा जो 5 साल के बाद, मतलब 5 साल में ये विजन है कि मैक्सिमम लोगों तक मैं इस विद्या को पहुंचाऊं, एज अ कंसल्टेंसी और एज अ कोर्स, कि भाई वो सीखें और वो खुद भी अपनी लाइफ को बेटर करें और दूसरों की लाइफ को भी बेटर करें। बिकॉज बोलते हैं ना, अगेन वही चीज़ है कि ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन, मैं सिर्फ अपने ग्रोथ की बात नहीं कर सकता। जब मैं अपनी ग्रोथ की बात करूंगा तो फिर मैं स्वार्थी हो जाऊंगा, लेकिन मैं अपने ग्रोथ के साथ साथ अगर समाज में उस चीज़ के जरिए कंट्रीब्यूशन भी करूंगा तो डेफिनेटली मेरी लाइफ का एक पर्पस जो है वो भी फुलफिल होगा। बिल्कुल, बिल्कुल सही। बहुत अच्छी बात कही सर आपने। सर अभी आप जैसे देख रहे हैं, वॉर सिचुएशन क्रिएट हो रही है थ्रू आउट द वर्ल्ड। आप
प्रिडिक्शंस भी बहुत सारे हम्म। आ रहे हैं। आप भारत का अगर कैलकुलेशन देखें तो आप क्या इसके बारे में सोच रखते हैं सर? कैसा है 2025-26? देखिए अभी आपको मैं बताऊं 25-26 तो ठीक है, वो ठीक है, थोड़ा जो मिक्स। 25 तो ऑलरेडी 25 तो गया जो ऑलरेडी। गया वो उसके बारे में बात हाँ, नहीं करते हैं सर। 26 जो है वो मिक्स वाला रहेगा, बिकॉज क्या आता है जैसे भारत का अगर आप देखोगे ना, डेट इनका ऑफ बर्थ अगर देखा जाए अभी तो 15 अगस्त 1947 होते हैं, तो जी उसमें क्या होता है उनका बर्थ नंबर हो जाता है 6। करेक्ट। लेकिन जो डेस्टिनी नंबर जो हो जाता है वो आ जाता है 8। तो 1 थोड़ी सी बोलते हैं ना मिक्स ईयर रहने वाला है ये भारत के लिए। लेकिन साथ ही साथ मैं एक चीज बोलता हूँ कि आपने एक चीज देखा होगा, क्योंकि आप उसको किस नाम से बुलाते हो वो बहुत मायने रखता है। आपने देखा होगा इसके पहले हम ज्यादातर इंडिया इंडिया ज्यादा करते थे, लेकिन अभी पिछले कुछ सालों में बहुत सारे लोगों ने किया, हमारे जैसे कुछ न्यूमरोलॉजिस्ट भी काफी टाइम से लगे हुए थे कि ज्यादा से ज्यादा लोग उनको भारत बोले भारत भारत के बोले। यस तो भारत का साउंड भी बहुत अच्छा है और साथ ही साथ उसका नंबर्स भी बहुत अच्छे हैं। तो जब से भारत का ये भारत बोलने लगे हैं, तो ये एनर्जी जब से वाइब्रेट होने लगी है, तो आप देखोगे भारत की जो ग्रोथ है वो भी जी बहुत अच्छी बहुत हो अच्छी रही बड़ी है। है। भारत का एक इमेज कितना अच्छा बढ़ा भारत है का सर। इमेज अच्छा हो रहा है, ग्रोथ अच्छा हो रहा है। जी और जैसे कि हमारे पहले से कहा जाता है कि इट्स विश्व गुरु, तो आज धीरे धीरे हम उस ओर बढ़ते जा रहे हैं। देखिए निगेटिविटी तो हर जगह होती है, बिल्कुल। और थोड़े से बोलते हैं ना अप्स एंड डाउन्स तो हर जगह होते हैं, हमारे जी अपने जीवन में भी होते हैं। बिल्कुल लेकिन आज इतने बड़े देश को ऐसी परिस्थितियों के बीच में भी ग्रोथ की तरफ लेके जाना, ये अपने आप में बहुत मायने रखता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। सर मुझे आज के डेट में बहुत सारी चीज़ें सुनने और देखने मिल रही है। टीनेजर्स का बहुत ही एक अलग माइंडसेट होते जा रहा है। जेनज़ीज़ आपको पता है अल्फ़ा आ गए हैं और पता नहीं क्या-क्या। तो मुझे आपसे जानना था कि आज के डेट में पेरेंट्स और बच्चों के बीच में कम्युनिकेशन कितना इम्पोर्टेंस रखता है? सिंस आप पेरेंट कोचिंग भी करते हैं आप, तो डेफिनेटली। थोड़ा इस पे गाइड कीजिए सर हमें। श्योर। देखिए क्या होता है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि बच्चों के साथ और पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन बना रहे। अभी कम्युनिकेशन का मतलब ये नहीं होता है आज स्कूल में क्या पढ़ाई किया, होमवर्क हो गया, हाँ कितने मार्क्स आए, ये कम्युनिकेशन नहीं है। आप बच्चों से को इतना ट्रस्ट होना चाहिए आपके ऊपर कि उनके साथ में सही गलत जो भी हुआ है वो आपके साथ में शेयर कर सके। कितना एक अभी कंफर्ट और एक फ्रेंडली आपका हाँ, उनके तो साथ आपको रहना चाहिए बिहेवियर। आपको फ्रेंडली रहना है, फ्रेंड नहीं बनना है ना। यस एक वो होना चाहिए, आपको फ्रेंडली रहना है, फ्रेंड नहीं बनना है। लेकिन इतना आपको ट्रस्ट देना है बच्चों को कि वो कुछ भी चीज अगर है तो वो आपके साथ में शेयर करें। जैसे अभी आपको पता होगा अभी महाराष्ट्र में एक घटना घट गई। जी एक लड़के ने बहुत सारी यस टीनेजर्स लड़कियों के साथ में अलग अलग फोटो खींच के और फिर उनको ब्लैकमेल किया। बिल्कुल जी तो ये जो घटना घटी, इस घटना में अब जब बोलते हैं ना ब्लास्ट हुआ, सबको बाहर आ गया तो लोगों को पता चला, लेकिन करीब 100 से ज्यादा लड़कियों के साथ में उसने ऐसा काम किया था। तो ये कैसे पॉसिबल हुआ? क्योंकि कहीं ना कहीं वो लड़कियां अपने इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं कर पा रही थी अपने पेरेंट्स वगैरह को। अगर वही पेरेंट्स के साथ में कम्युनिकेशन है और डे वन को अगर कोई आदमी उनके साथ में गलत कर रहा है, जी तो वो चीज अपने पेरेंट्स को बता सकते हैं और उनको एक सेफ्टी नेट बनना है। पेरेंट्स को, बच्चों को ये लगना चाहिए कि मैं अगर पेरेंट्स को बताऊंगी तो वो मुझे डांटेंगे डांटे नहीं मारेंगे या हाँ गलत नहीं करेंगे, बल्कि मुझे सुरक्षा प्रदान करेंगे। बिल्कुल जिस दिन आपने अपने बच्चों को ये ट्रस्ट दे दिया, तो उस दिन से आप देखेंगे कि आपके साथ में बच्चों का कम्युनिकेशन और रिलेशनशिप दोनों बहुत बेहतर हो जाएंगे। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि आप उनके साथ में अपनी भी प्रॉब्लम शेयर करें। बिल्कुल कई बार क्या होता है, पेरेंट्स भी अपनी चीजें आप दबाए रखते हैं, वो बच्चों को बताते थे, उनको सब अच्छी अच्छी चीजें बताते हैं, गुडी गुडी वाली बातें यस करते हैं। तो ये भी नहीं होना चाहिए। आपको एज अ पेरेंट आपको अपने चैलेंजेस भी बच्चों को साथ में शेयर करना चाहिए। और जब उनको ये कॉन्फिडेंस आएगा कि पापा मुझे बता रहे हैं या मम्मी मुझे बता रही हैं, तो वो तो अपनी वो भी भी प्रॉब्लम बताएंगे। आपको एक बताएंगे। एक ओपन डिस्कशन भी ओपन होना चाहिए डिस्कशन जब भी हो। आपका एक फैमिली टाइम रहता है साथ में। ट्रू और ट्रू। जैसा आपने कहा कि एक कंफर्ट जोन दीजिए अपने बच्चों को, कंफर्ट जोन। जब कि अपना हाँ कुछ भी yes। प्रॉब्लम हो शेयर करने से पहले वो हाँ सोचे मतलब नहीं वो कि मैं बोलूंगा या बोलूंगी तो पापा या मम्मी पता नहीं कैसे रिएक्ट करेंगे। ट्रू। उनको थोड़ा एक ट्रस्ट आप कह सकते हैं ऐसे ट्रस्ट उनके साथ बिल्ड करिए कि ये तुम्हारी जो ट्रस्ट प्रॉब्लम बिल्डिंग है। इज वेरी इंपॉर्टेंट। जी बहुत जरूरी चीज है बच्चों को। और मतलब वो एक
इसके लिए मैं एक पर्टिकुलर वर्ड अगर यूज करूं तो उनको ये लगना चाहिए कि मेरे पापा जो है या मेरी मम्मी जो है, उनके साथ में अगर मैंने शेयर किया है कोई चीजें, तो वो मुझे इस संसार से गाइड करेंगे, इस मतलब वर्ल्ड में गाइड करेंगे और मुझे एक सुरक्षा प्रदान करेंगे, जी ना कि मुझे डांटेंगे या मारेंगे। बिल्कुल। सर मुझे आपसे ये भी पूछना था, अगर आज के डेट में, क्योंकि न्यूक्लियर फैमिलीज है, मोस्टली पेरेंट्स वर्किंग है, आप जानते ही हैं, तो ये प्रॉब्लम्स तो बहुत ज़्यादा हैं, और पेरेंट कोचिंग तो आज की डेट में बहुत मस्ट हो गई। कोई अगर आपको अप्रोच करना चाहता है तो कैसे आपके टच में आ सकता है? अगर आपसे कोई काउंसलिंग लेना चाहता है या कंसल्टेंसी लेना चाहता है तो हम कैसे टच में हैं? देखिए, आप मेरी वेबसाइट के जरिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं, मेरे सोशल जी मीडिया हैंडल्स के जरिए मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। मेरे नंबर हैं, मेरे व्हाट्सएप पे आप मैसेज कर सकते हैं, तो मेरी टीम आपसे कनेक्ट कर लेगी। तो आप हमेशा मुझसे, देर आर डिफरेंट वेज, सारे प्लेटफॉर्म से। आप प्लेटफॉर्म्स है। वेबसाइट आपकी सर, अगर मुझे आप नाम बताएं। श्रीप्रकाशजालुका.in जो ओके है वो मेरी वेबसाइट है, उस पर आप कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप कर रख सकते हैं। नॉट ओनली पेरेंटिंग, आप कोई भी चीज़ के लिए, न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी, वास्तु कंसल्टेंसी, इन चीज़ों के लिए आप मुझसे कनेक्ट कर सकते हैं। सर मुझे एक थोड़ी क्यूरियोसिटी थी एक क्वेश्चन को लेकर। जैसे एचआर फील्ड में मैं, बेसिकली मेरा भी एचआर फील्ड ही रहा है, जो मैंने हाँ, अपना करियर एचआर में ही बनाया था। वाह, सो ग्राफोलॉजी पे आना चाहती हूँ सर, कि अगर आप किसी क्रिमिनल को डिटेक्ट करना चाहते हो तो उसमें भी हेल्प होती है सर ग्राफोलॉजिस्ट की? बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। आपको मैं बताऊं, सी, हम जो है ना, एज अ ग्राफोलॉजिस्ट, जब हम किसी की हैंडराइटिंग एनालिसिस करते हैं तो हम सामने वाले को लेबल नहीं कर सकते, बट हम ये बता सकते हैं कि ये आदमी में वो पोटेंशियल है, जी उसमें क्रूएलिटी का पोटेंशियल है या उसमें डिसऑनेस्टी का पोटेंशियल है, वो आदमी लायर हो सकता है। इस तरह के बहुत सारे रेड फ्लैग्स जो होते हैं जो उनकी हैंडराइटिंग में, दैट कैन बी डिटेक्टेड। अब वो उस चीज़ को कितना यूज़ करेगा वो तो उसके ऊपर रहता है ना। तो यस, लेकिन इट कैन बी डिटेक्टेड। कई बार ऐसा होता, मैंने किया भी है ऐसे। एक बार जैसे एक जगह चोरी का केस हो गया था, जी तो हमने उनसे हैंडराइटिंग सैंपल लिया, फिर मैंने एक लेडी की हैंडराइटिंग देखी, तो मैंने बोला पता नहीं, इसको पता जरूर है, ये इन्वॉल्व है या नहीं वो नहीं बोल सकते, लेकिन इसको पता जरूर है। फिर उसको जब प्यार से पूछा गया तो उसने बोले हाँ, मैंने नहीं की, लेकिन वो जिसने चोरी की थी उसको वो जानती थी कि उसने वो की है। और फिर वो आके बोलने लगा कि मेरे घर में मेरी माँ बीमार थी, इसलिए जब गल्ला खुला था तो मैंने उसमें से पैसे निकाल लिए थे ओह करके। ओके। तो ये चीज़ उसने बोली, तो और इस लड़की को वो पता था, लेकिन जो उस पहले ना बोल रहे थे, लेकिन जब हैंडराइटिंग देखी तो मुझे पता चला कि उसको पता है, और फिर उसने वो चीज़ बोल दी। सर मैं वास्तु के ऊपर, मेरा एक क्वेश्चन था। जैसे कई बार वास्तु में हम कहते हैं ना कि जो हस्बैंड वाइफ फॉर एग्जांपल घर ले रहे हैं, तो होता है कि इन दोनों के नाम पे इतना फ्रूटफुल नहीं रहेगा प्रॉपर्टी, पेरेंट्स के नाम पे लीजिए। व्हाट इफ अगर पेरेंट अगर आज के डेट में नहीं है दुनिया में, तो ऐसे इस पे होता है ना, आई मीन, चलिए मतलब मैं ये नहीं बोल सकती हूँ कि दुनिया में नहीं है, बहुत ही ज़्यादा हेल्थ इश्यूज हैं, बहुत ही कहते हैं ना बीमार खराब हालत में, तो इन दैट केस पेरेंट्स का नाम, क्योंकि मैंने देखा है सर, मेरा एक एक्सपीरियंस रहा है कि कई लोग प्रॉपर्टी जो लेते हैं बहुत फ्रूटफुल होती है, उनका बाकी चीज़ें जैसे बिजनेस में या उनके सर्विस में जॉब में इतना कुछ ही नहीं रहेगा। ठीक उल्टा, जो बिजनेस में बहुत अच्छा कर रहे हैं और और चीज़ों में इन्वेस्टमेंट में बहुत अच्छा कर रहे हैं, सेविंग्स में, लेकिन बात प्रॉपर्टी की आती है तो जहाँ लेते हैं प्रॉपर्टी फंस जाते हैं। तो उसमें वास्तु कैसे उन्हें हेल्प या गाइड कर सकता है सर? देखिए, इसमें बहुत सारी चीज़ें होती है आपके साथ में, वास्तु प्लस न्यूमरोलॉजी। क्योंकि क्या था, न्यूमरोलॉजी में भी हम जैसे देखते हैं, जैसे अगर मान लो जिस व्यक्ति के चार्ट में 258 अगर ये अवेलेबल है, जी तो ऐसे लोगों को ये प्रॉपर्टी है, रियल एस्टेट है, वो बहुत फ्रूटफुल फ्रूटफुल होता है। रहेगा। हाँ, लेकिन अगर ये नहीं है तो फिर उनको कुछ चीज़ें करनी होगी, जो कुछ रेमेडीज वगैरह वो करने के बाद में वो प्रॉपर्टीज से ज़्यादा ये करें। अच्छा। मतलब उसमें इन्वेस्टमेंट करना है या वो करना है। दूसरी चीज़, कई बार क्या, समय भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है हम्म। कि जिस समय आप डील कर रहे हो वो आपके लिए फेवरेबल है कि नहीं है। अगर मेरे साथ में ऐसा कोई समय है जो मेरे लिए फेवरेबल नहीं है, तो उस समय मैं कहीं भी इन्वेस्टमेंट करूंगा वो मेरे को नुकसान दे सकता है। तो अगेन हम्म, सॉरी मैं आपको हम्म। बीच में रोक रही हूँ, जैसे आप बोल रहे टाइम वो फेवरेबल है या नहीं, वो कैसे चेक करना? वो अगेन आपके डेट ऑफ बर्थ के न्यूमरोलॉजी, बेसिस पे? डेट ऑफ बर्थ के हिसाब ओके। से
कुछ लोग एस्ट्रोलॉजी फॉलो करते हैं तो जी। उसके हिसाब से भी करते हैं अभी, बिकॉज आई Focus फॉलो on numerology. मेजरली न्यूमरोलॉजी, तो वो जी। चीज़ें होती है। तो उसके अलावा अभी आपको एक चीज़ और मैं बता चाहता हूँ, एक साइंस होती है जिसको हम बोलते हैं स्वर विज्ञान, जी। जो हमारे आपके नाड़ी श्वास के हिसाब से, इस पे। श्वास के हिसाब से होता है। तो आपने अगर गलत स्वर में डील कर ली तो भी आपको नुकसान हो जाता है। जी। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप कोई भी डील कर रहे हो तो आपको सही स्वर को फॉलो करना है। जो आपकी स्वर चल रही है, जो नाड़ी चल रही है, उस हिसाब से, उस हाथ से आपको डील करनी है। इस तरह की चीजें, मतलब बहुत छोटी छोटी चीजें हैं जो ऑकल्ट में सीखा जा सकता है। और बहुत सारे लोग ये बोलते हैं ये बड़े बड़े लोग ये चीजें फॉलो नहीं करते, लेकिन मैं जानता हूँ बड़े बड़े लोग इन सारी चीजों को बहुत ज्यादा फॉलो करते हैं। शायद हम लोग अब तक आपको पता नहीं था, हम लोगों से शायद बहुत बुरा ज्यादा फॉलो करते हैं। कई चीजें हमको पता नहीं था। जी। तो ये चीजें हैं, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और पेरेंट्स के नाम, देखिए नाम पे किसके लेना है वो तो अगेन न्यूमरोलॉजी या एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से वो बताया जाता है। बाकी वास्तु जो होती है जी। वो तो अगेन घर में वो 5 एलिमेंट्स और दिशाओं का जो बैलेंस है, अगर उस हिसाब से सही जगह आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो आपको वहां से रिटर्न मिलेगा। तो एज यू सेड, अगर ले भी लिया प्रॉपर्टी और इन केस कुछ भी जो भी है कमी है वास्तु का, वो अगेन रेमेडी से आप उसे ठीक कर रेमेडी से सकते हैं। किया जा सकता है। और भी बहुत सारे साइंस है, मैंने कहा ना कि मैंने बहुत सारी चीज़ें पढ़ी हैं। तो मेरा जो अप्रोच रहता है वो ऐसा नहीं कि मैं एक ही चीज़ को फॉलो करूं। अगर मुझे लगता है क्लाइंट को कुछ नहीं, अलग अलग विधाओं से भी अगर उसकी हेल्प हो सकती है तो वो भी हम उस चीज़ को करते हैं। इसीलिए हमारा जो अप्रोच होता है वो पूरा एक होलिस्टिक अप्रोच होता है। अबाउट टू से कि एक कंप्लीट पैकेज मिल जाता है। आप उनकी न्यूमरोलॉजी से भी सारा चेक कर लेते हो, वास्तु से भी कर लेते हो, थोड़ा बहुत ग्राफोलॉजी से भी आपका ये हो जाता है। सो यहाँ नहीं तो वहाँ कहीं ना कहीं एडजस्ट करके वो चीज़ का रेमेडी आप उनको एक सोल्यूशन दे सकते हो क्लाइंट। यस, तो एक सबसे बड़ी बात, ये एक बहुत प्लस पॉइंट है सर। यस। सो इट वॉज ट्रूली ग्रेट टाइम वी हैड विथ यू सर। बहुत बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। एंड मेरे खुद भी रिलेटिव्स में है जो बहुत ही जेन्युइन न्यूमरोलॉजिस्ट को और एक पेरेंट कोच को ढूंढ रहे हैं। सो आई होप मैं उनको भी इस पॉडकास्ट के थ्रू गाइड कर सकूँ आपसे टच में आने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग ऑन द पॉडकास्ट सर। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच। और आपके साथ में बातें करके बहुत अच्छा लगा। इट वाज, बोलते हैं ना, हार्ट टू हार्ट कन्वर्सेशन। Thank So you, I sir. felt great. Maybe it's because of your vibes, your aura, sir. Thank you. Thank you so much, sir.